नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे स्टूडियो में जो है हमारे एक गेस्ट रहे हैं जिन्होंने नेचुरोपैथ का प्रयोग करके अपने जीवन शैली में सुधार किया और वे आज बिल्कुल फिट हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब, आप जो है कुछ मेरा प्रश्न था उसका जवाब दीजिए। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ और 10 साल पहले मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के 5 साल बाद ही मैं अपनी दिनचर्या में पहले से ही टहलना, घूमना फिरना, व्यायाम वगैरह करता रहता था। लेकिन 5 साल के बाद मेरे पैर में अचानक से घुटने में दर्द शुरू हुआ। यह दर्द फिर अंगूठे में पहुँच गया, घुट्टी के पास दर्द, एड़ी एंकल में दर्द होना शुरू हुआ। मैं डॉक्टरों के पास कई चक्कर लगाया, दवाई खाए। जब दवाई खाता तो वो ठीक हो जाता, लेकिन फिर 1 महीने बाद वो दर्द फिर उसी तरह उभर जाता। तब मुझे पता चला डॉक्टर साहब का कि ये प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं और उस चिकित्सा के तहत बहुत आरामदेह और अच्छा महसूस किया बहुत लोगों ने। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी प्राकृतिक चिकित्सा को क्यों ना अपनाऊं। तो मैं उनके कहने पर प्राकृतिक चिकित्सा अपनाया और उससे फिलहाल मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे घुटने में, एंकल में कहीं किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। जो दर्द दवा खा के होता था, दवा खाने के बाद भी होता था, आज वह जो है बिना दवा के अब बिल्कुल ठीक हो जा रहा है। यहाँ तक कि बीपी वगैरह थी, बीपी भी नहीं, शुगर भी नहीं, कोई भी नहीं है। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मौका मिला कि डॉक्टर साहब स्वयं मेरे पास उपस्थित हैं। तो मैं अपना कुछ प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ, तो जिसका क्लेरिफाई वे मुझे करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आए दिन अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, तरह तरह के तेल में मिलावट होती है, ये होती है, वो होती है, इस तरह का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि तेल कौन सा खाने में प्रयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो। देखिए, आपका प्रश्न जो है ये काफ़ी लोगों का प्रश्न है। अक्सर हम बड़े भ्रम में रहते हैं कि हमें खाने के तेल में किस तरह का तेल प्रयोग करना चाहिए अपने रसोई घर में भोजन को पकाने के लिए। दरअसल इसका बहुत सीधा सा, सिंपल सा उत्तर है। अभी आप अपने आसपास देखिए कि आपके आसपास किस तरह के पौधे उगाए जा रहे हैं। आपके आसपास किस तरह के तेल निकालने वाले पौधों की खेती होती है। हम किस प्रकार का तेल खाएं, यह प्रकृति ने हमें निर्भर बनाया है इस बात के लिए कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे खेतों में जहां हम रहते हैं उसके 150-200 किलोमीटर के दायरे में किस तरह के तिलहन के पौधे उगाए जाते हैं। और जो पौधे उगाए जा रहे हैं ये सदियों से उगाए जा रहे हैं। जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बैठे हुए हैं, आप जो आपका वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, बिहार का पूरा इलाका और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ आप देखेंगे इस बेल्ट में, उत्तरी भारत में ख़ास तौर से, तो यहाँ पर जो है तिलहन का जो मुख्य पौधा उगाया जाता है सदियों से, वह है सरसों। सरसों का पौधा, जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंगा कहते हैं, बंगे का साग, और बाकी पूरे भारत में इसको मस्टर्ड प्लांट्स या मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल के नाम से जानते हैं। और क्या तिलहन है आपके लिए, तीसी हो गया, सीसम ऑयल हो गया, तिल का तेल, जिसको तिल का तेल भी हो गया। पहले लोग तिल का तेल भी प्रयोग किया करते थे, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसी का तेल हो गया, जिसको अलसी का तेल कहते हैं। तीसी जो है लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम अलसी का तेल है। तो अलसी के पौधे से निकलने वाला तेल हो गया। और
तिल का पौधे से निकलने वाला तेल हो गया, सरसों के पौधे से निकलने वाले तेल हो गए। खास तौर से ये जो 3 तरह के तेल हैं, ये आपके उत्तर भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और हजारों साल से इसका प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में, खास तौर से जब हरित क्रांति आई 70 के बाद के दशक में, और जब जागरूकता फैलने लगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई, तो उन्होंने जो है कुछ विरोधाभास जो है समाज में फैलाना शुरू किया टीवी के ऐड के माध्यम से, कि हमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरह के तेल का प्रयोग करना चाहिए। फिर जब हम घूमने फिरने के लिए, नौकरी करने के लिए हम गुजरात गए, आसाम में गए, साउथ इंडिया में गए, वहाँ पे लोगों ने जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजारा, तो वे जब वापस लौट के अपने स्थान पर आए तो उन्होंने जो है वहाँ का तेल प्रयोग करना शुरू कर दिया। और फिर जो है खान पान का जो मिक्सअप हुआ, चूँकि हम आज सुविधा हमारे पास है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं का सामान कहीं भी मंगाकर यूज कर सकते हैं। तो जब ये सुविधा हमें प्राप्त हुआ, उपभोक्तावादी संस्कृति आई, तो जो है हम जो हमारे रीजन का जो तेल था उसको हम भूलकर हम दूसरे रीजन का तेल प्रयोग करने लगे। समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि प्रकृति हमें साफ सिग्नल देती है कि आपके आसपास जो भी फ्रूट्स हो, जो भी अनाज हैं, जो भी तेलहन है, आपको उसी को अपने भोजन के रूप में शामिल करना चाहिए, न कि 2000-2500 किलोमीटर दूर किसी दूसरे एरिया में पैदा हुआ किसी खोज पदार्थ को या किसी तेल को आप यूज करें, या फिर किसी दूसरे देश में पैदा होने वाले ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें। अक्सर लोग आजकल ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑलिव ऑयल जो है हमारे देश का पौधा नहीं है, हजारों साल से, सदियों से हमारे यहाँ नहीं उगाया जाता है, क्योंकि हमारी भूमि का पौधा नहीं है। हमारे यहाँ ऑलिव ऑयल का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, विदेशों से ऑलिव ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, भारत में मंगाते हैं, फिर उसको जो है छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलके डब्बों में पैक करके, सारी विदेशी कंपनियां हैं, ये जो है आपके घरों तक ले आती हैं। इसके लिए जो है पूरा सारा मीडिया में, सारा ऐड में, टीवी में प्रचार किया जाता है, पूरा प्रपंच किया जाता है कि ऑलिव ऑयल का फ़ायदा बताया जाता है। तो आपको मैं दर्शकों को बता दूं कि हर तेल में कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। उस रीजन के लिए जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ऑलिव ऑयल उनके लिए फ़ायदेमंद है जहाँ का तेल है, ये जहाँ ये ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। भारत के लोगों के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि ऑलिव ऑयल तेल खाने से फ़ायदा है, लेकिन आप जब खाएंगे उस तेल को, क्या गरीब आदमी, आप देखिए प्रकृति ने क्या सुविधा दी है। एक गरीब व्यक्ति भी जिस तेल को अफोर्ड कर सकता है वही असली चीज़ है। प्राकृतिक चिकित्सा में धूप से हम प्राकृतिक चिकित्सा विधि अपनाते हैं, धूप से हम चिकित्सा विधि करते हैं, पानी से करते हैं, वाटर थेरेपी है, सन थेरेपी हो गया, और जो भोजन का थेरेपी हो गया खाद्य पदार्थ से, उसमें आपको देखना है कि ऐसा तेल जो आपके रीजन का हो, आपके सीजन का हो, और जिसको गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो है अफोर्ड कर सके, अपने काम में ला सके, उसके पास इतना पैसा हो कि उसे खरीद के खा सके, वह तेल ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आर्थिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी। तो उसमें आप जब देखेंगे तो उत्तर भारत में सरसों का तेल जो है बहुतायत में लोग प्रयोग करते हैं, और हमको इसी तेल का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज हमेशा डॉक्टर लोग बताते हैं कि तेल कम खाओ, तेल कम खाइए, कम खाइए, तो ये बताइए कि तेल में कितने तरह के चर्बी पाई जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, यह जरा आप विस्तार से मुझे समझाइए। देखिए, चर्बी से आपका मतलब है फैट? जी हाँ, जी हाँ, फैट, वसा। हाँ, वसा। तो तेलों में जो है वसा पाई जाती है। अब जब आप मेरी पूरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आप चैनल के ऊपर उपलब्ध है, जिसमें मैंने बताया है कि किस भोजन में कितनी कैलोरी पाई जाती है। जी हाँ। यदि हम न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से देखें, एनर्जी वैल्यू के हिसाब से देखें, तो किसी भी खाद्य पदार्थ में 3 तरह की एनर्जी को प्रदान करने वाली वस्तुएं पाई जाती हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, तीसरा हो गया फैट। इसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो विटामिन्स हो गए, चाहे वो मिनरल्स हो गए, उससे हमारे शरीर को एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है। तो मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जो तेल होता है, तेल में जो आपने बताया चर्बी, तो तेल में वसा पाई जाती है, और वसा की मात्रा जो है अच्छी खासी होती है। 70%, 80% तक वसा की मात्रा होती है सभी तरह के तेलहन के बीजों में, चाहे सरसों का बीज हो गया, चाहे तिल का बीज हो गया, चाहे आप जो तेल खा रहे हैं सूर्यमुखी का बीज हो गया, सब में जो है
फैट बहुत भरा हुआ होता है, 70 से 80% फैट होता है। तो 1 ग्राम फैट के विखंडन से हमारे शरीर में जब फैट जाता है तो वो जो है फैटी एसिड में बदल जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में होता है, ब्लड से जो है वो सेल के पास जाता है, तो सेल जो है उसे ऑक्सीडाइज करता है। तो 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9 कैलोरीज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अच्छा। वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। अच्छा। और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे फैट में जो है दुगना यानी 9 कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9.1 कैलोरी है तो हम 1 को छोड़ देते हैं, 9 कैलोरी की बात करते हैं। तो 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। ये सभी प्रकार के तेलों में इस तरह की व्यवस्था प्रकृति ने करके दी है, क्योंकि उसमें समय फैट पाया जाता है। अब बात करते हैं कि फैट कितने तरह का होता है। तो जो विज्ञान बताता है, पहले तो विज्ञान उतना था नहीं, आज रिसर्च करके हमें पता चला है कि तेल के भीतर कंपोजिशन क्या है, उसके भीतर फैट पाया जाता है। तो फैट कितने तरह के पाए जाते हैं, उसमें और कितने तरह के फैटी एसिड होते हैं। तो मोटे तौर से 2 तरह के वसा होता है, फैट होता है, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। जी हाँ। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें उसकी जटिलता में हम नहीं जाएंगे, बस आप ये मान के चलिए कि सैचुरेटेड फैट होता है और अनसैचुरेटेड फैट होता है। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है इसमें भी जो है कई तरह के फैट होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो गया, फिर डाई अनसैचुरेटेड फैट, फिर हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो जो है जो अनसैचुरेटेड फैट है ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सैचुरेटेड फैट जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अभी जब हम बात करेंगे कि आपके रीजन में कौन सा तेल पाया जाता है, उसमें किस तरह का कंपोजिशन है, जब रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने हमें बताया, डॉक्टरों ने हमें बताया, तो हमें ये बात सामने आई कि हम उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं उनको जो है खास तौर से सलाह दी जाती है कि वे सरसों का तेल, तिल का तेल और सीसम ऑयल जिसको कहते हैं अलसी का तेल, इसका तेल प्रयोग कर सकते हैं और सदियों से करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इसमें जब सरसों के तेल की यहाँ बात मैं कर रहा हूँ तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें सैचुरेटेड फैट जो है करीब 30% पाया जाता है और अनसैचुरेटेड फैट जो है 70% पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनसैचुरेटेड फैट जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो 70% अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है किसके तेल में, सरसों के तेल में। उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट में जो है मोनोसैचुरेटेड फैट है और जो है पॉलीसैचुरेटेड फैट, दोनों तरह के फैट पाए जाते हैं। और सैचुरेटेड फैट जो है कम पाया जाता है। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे हार्ट की मजबूती के लिए, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ठीक से कार्य करने के लिए जो है अनसैचुरेटेड फैट जो है बहुत ही लाभदायक है। तो वह जो है फैट आपके सरसों के तेल में भर भर के पाया जाता है, उसका प्रयोग यदि हम करें तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से तेल के बारे में जो फैट मैंने आपको बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात यह बताइए कि आजकल शादी विवाह में, किसी भोज भात में, किसी तरह अधिक से अधिक रिफाइंड तेल लोग प्रयोग करते हैं। ये रिफाइंड तेल क्या होता है और इसके बारे में ज़रा जानना चाहता हूँ कि आखिर रिफाइंड तेल क्या है, जो कैसे रिफाइंड करके बनाया जाता है, सस्ता मिलता है और शादी विवाह में अधिक से अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका कुछ, इसके बारे में कुछ समझाइए, इसमें क्या हमारी नुकसान हो सकता है या फायदेमंद है, इसको ज़्यादा बुराई बता दी, क्लियर कर। जी जी, इसमें जो है आपने नाम लिया रिफाइंड तेल, तो रिफाइंड का जरा अर्थ देखिए कि क्या है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है। रिफाइन, फाइन मतलब होता है बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक। री मतलब बार बार। जब किसी चीज को बार बार प्रोसेस किया जाता है तो उसे कहते हैं रिफाइन। तो आप उसके नाम से ये देखिए कि जो एक बोतल में आप सरसों का तेल रखिए, एक बोतल में जो है आप रिफाइंड ऑयल रखिए जो मार्केट में मिलता है। धारा हो गया, सनफ्लावर हो गया या फॉर्च्यून का जो तेल हो गया जो रिफाइंड ऑयल के नाम से बिकता है, उसमें आप इस ब्रांड का नाम हो गया। तो जब आप दोनों तेलों को रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिफाइन किया हुआ तेल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लगभग उसमें उसका कलर बिल्कुल अलग होता है। और जो सरसों का तेल होता है जिसको रिफाइन नहीं किया गया है उसका कलर थोड़ा डार्क होगा, रेडिश होगा, येलोइश होगा। तो ये अब उसमें जो सरसों का तेल है उसमें चिपचिपाहट होगा, लेकिन जो रिफाइन तेल है उसमें चिपचिपाहट कम होगा, क्योंकि रिफाइन करके कंपनी में ले जाके उसका शोधन किया जाता है, उसमें केमिकल डाले जाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उसके भीतर के जितने भी अच्छे पदार्थ हैं उसको दूर कर दिया जाता है, जो उनको नेचुरल कलर देने वाले पदार्थ होते हैं उनको हटा दिया जाता है प्रोसेसिंग करके, और तब वे जो है ऐसे कलर और ऐसे स्वाद
हमारे सामने आता है जिसका स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, तो जब आप और चिपचिपाहटहीन होता है, तो जब आप रिफाइंड ऑयल देखेंगे अपने हाथ में भी लेके, वो उसमें बिल्कुल चिपचिपापन नहीं होगा, वो बिल्कुल उसका कोई कलर नहीं होगा, और जब उसको जीभ पे लेके देखेंगे तो उसका बिल्कुल स्वाद नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ों के लिए जो पदार्थ जिम्मेदार है उसको कंपनियों में रिफाइन करके, प्रोसेसिंग करके, केमिकल डाल के बिल्कुल हटा दिया जाता है। और ये चीज़ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि प्रकृति ने जब चीज़ों को दी है किसी बीज में बनाकर, किसी तेल में बनाकर, तो वो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है। जब आप उस चीज़ को हटा देंगे तो वो चीज़ कुछ बचेगा ही नहीं, उसको कहते हैं रिफाइन। आप आटा ले लीजिए, गेहूं के ऊपर जो ऊपरी छिलका होता है, तो उसको यदि आप हटा देते हैं तो जो मैदा बनता है उसको कहते हैं रिफाइन किया हुआ, रिफाइन फ्लोर है, ये रिफाइन किया हुआ आटा है। रिफाइन किया हुआ आटा मतलब मैदे का आटा, तो उसमें देखिए कितना चिपचिपाहट होता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी तरह से तेलों को भी जब रिफाइन किया जाता है तो इस तरह के रिफाइन ऑयल हमारे सामने आते हैं, जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया। जो तेल हम नहीं खाते हैं उसको रिफाइन करके जो है उसमें केमिकल मिला के जो है खाद्य तेल के रूप में हमारे सामने परोसा जाता है, ताकि हम उसको खाएं और हमारा हेल्थ खराब हो। जब हमारा हेल्थ खराब होगा, ये बड़ी एक इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं, जैसे हरित क्रांति हुआ, तो सारी चीज़ें हरित क्रांति के बाद सामने आई। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग जो है तरह तरह के भोजन करने लगे, जब फार्मास्यूटिकल कंपनियां बढ़ने लगी, तो इनका सबका मिली भगत है। ये तेल कंपनियों का और फार्मास्यूटिकल जो दवाइयां बनाती हैं उनका जो है, एक व्यापारिक संगठनों का, दवाई बनाने वाले जो व्यापारी होते हैं उनका मिली भगत है ये। आप जितना जो है रिफाइंड ऑयल खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, तो उतना ही जो है बीमार पड़ के आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई लिखेंगे, तो दवाइयाँ बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और ये सारी कंपनियाँ जो है मोगेम्बो की कंपनियाँ हैं। अब मोगेम्बो कौन है, इसके लिए मेरे जो है यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में जाएंगे तो वहाँ आपको 2 वीडियो बना हुआ है मोगेम्बो के ऊपर, आप उसको देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। तो जो रिफाइंड ऑयल है ये जो है बहुत बड़ा प्रपंच है, आपको एक ट्रैप है, आपको बीमार करने के लिए, आपको आपके लिए हार्ट डिजीज लाने के लिए, हाइपरटेंशन लाने के लिए, डायबिटीज लाने के लिए। जब आप इस तरह का तेल का, रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर करके 10 साल, 15 साल, 20 साल प्रयोग करेंगे, तो आपका हार्ट जो है ठीक से काम करना बंद कर देगा। तब जो है आपको बीपी की शिकायत होगी, हाई बीपी होगी। जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका बीपी चेक करेगा, जब बीपी चेक करेंगे कहेंगे भैया आपका बीपी जो है 160 पहुंच गया। अब आपको जो है बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक दवाई खाना पड़ेगा, फिर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वो MBBS डॉक्टर हैं। उन्होंने जो है मोगेम्बो का सिलेबस पढ़ के, जो 4.5 साल का मोगेम्बो का सिलेबस पढ़ते हैं, जो सिलेबस की डिजाइन जो है इजराइल और अमेरिका जैसे देश करते हैं, बड़े बड़े बिल गेट्स और रॉकफेलर, रोथस्चाइल्ड की जो कंपनियां हैं, वे सिलेबस बनाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए, वही सिलेबस बनाती हैं डॉक्टरों को पढ़ने के लिए। तो जो उस सिलेबस में जो डॉक्टर पढ़ते हैं तो सीधे पढ़ते हैं दवाई कौन सी दी जाए, कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई दी जाए। तब डॉक्टर जो है दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए मोगेम्बो की जो बनाई हुई फैक्ट्री में दवाई है वो लिखते हैं। उस दवाई का जब आप इंग्रेडिएंट देखेंगे किस चीज़ से बना हुआ है, किस क्या केमिकल फार्मूला है, तो सब में एक ही मिलेगा, चाहे रेंडेक्सी का हो, चाहे सिप्ला का हो, चाहे GSK का हो, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, सब में जो है केमिकल फार्मूला एक ही मिलेगा। कंपनियां अलग अलग है, सब मिल के आपको लूट रही हैं। इसलिए डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे ही आपका बीपी 140 के ऊपर होगा, डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आप जो है बीपी की गोलियां शुरू कर दें। जब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब कब तक गोलियां खानी है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि आपको ये गोलियां जिंदगी भर खानी है, क्योंकि बीपी का जो बीमारी है वो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी वह बीमारी होती है जो आपके खाने पीने से, जो आपके आचार विचार से जुड़ी हुई है। जो बीमारी आपके खाने पीने से जुड़ी हुई है उसको कहते हैं लाइफ स्टाइल बीमारी, और लाइफ स्टाइल बीमारी को जोड़कर जो है ये कहते हैं आपको जिंदगी भर ये बीपी की दवाई खानी है। वो आपको ये सलाह नहीं देते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, वो आपको ये सलाह नहीं देते हैं कि वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप कौन सा तेल खाएं हैं। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे बीपी की शिकायत है, तो आपसे वो पूछेंगे नहीं कि कौन सा तेल खा रहे हैं, आपको कहेंगे गोली खाइए, तेल में सुधार मत कीजिए, अपने जीवन शैली में बदलाव मत कीजिए, आप हमारी लिखी हुई गोली खाइए, वही गोली जो मोगेम्बो की फैक्ट्री में तैयार हो रहा है, जो आपको जिंदगी भर खाना है। आपने 6 साल तक बीपी की दवाई खा ली, बीपी की गोली खा ली, तो आपको डायबिटीज, शुगर की बीमारी अपने आप हो जाएगा। इस तरह से सारी बीमारियां आपस में जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं। तो जो अभी आपका प्रश्न था इसका मैंने जवाब दिया। वैसे और बता देता हूँ रिफाइन ऑयल के बारे में। जी हाँ जी। तो जो रिफाइन ऑयल है ये मैंने आपको बताया कि ऐसे बीज से तेल निकाला जाता है
जो अखाद्य है, जिसको आपने कभी खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कंपनी में ले जाके प्रोसेसिंग किया जाता है, केमिकल डाल के उसको स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन बनाया जाता है। फिर जब आप उसको अपने किचन में यूज करते हैं तो क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है, तो उसमें उसको आप किसी भी चीज़ में मिला लीजिए, उसमें कचौड़ी छानिए, पकौड़ी छानिए, उसका कोई स्वाद ही नहीं आएगा, उसका कोई कलर ही नहीं है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो आप उसको बहुत मज़े में खाते हैं। लेकिन आपको याद होगा, अभी आपकी उम्र 70 साल के ऊपर है, तो आपको याद होगा पिछले कुछ आज से 20 साल पहले तकरीबन जो है ड्रॉप्सी नाम की बीमारी आई थी। ड्रॉप्सी की बीमारी में जो है पैरों में सूजन होने लगा था, तो डॉक्टरों ने कहा, रिसर्च करके पता लगा कि ये जो है खराब जो तेल है, जो रिफाइंड ऑयल है, इसके खाने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो जो अखाद्य अनाज का तेल है, अखाद्य बीजों का तेल है, उसको जब हम खाते हैं कंपनी में ले जाके प्रोसेसिंग करके, तो उसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको ये दूंगा कि जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, तो अब सोयाबीन का तेल हो गया। अब बताइए, चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये जो सोयाबीन को आप क्या समझते हैं? सोयाबीन दाल है या तिलहन है? सोयाबीन को दाल ही प्रयोग का जी, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि सोयाबीन दाल है, तो आप बताइए कि दाल से तेल निकलता है क्या? नहीं जी, तो नहीं। कितने बड़े हम मूर्ख हैं, हमारे तेल के डब्बे पे सोयाबीन लिखा होता है सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, यानी वो सोयाबीन से तैयार है। तो सोयाबीन जो दाल है, उसमें तेल कहाँ से आएगा? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रिफाइनरी प्रोसेस है इसमें। तो उसमें जब देखेंगे तो क्या किया जाता है, थोड़ा इसको प्रोसेस बना दूं कि सोयाबीन से तेल कैसे बनता है। सोयाबीन को पहले भिगोया जाता है बल्क मात्रा में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, फिर उसको भिगोने के बाद जो इसको सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। जब उसमें से पूरी बदबू आने लगती है, पूरा काला पड़ जाता है, तब जो है उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसमें जो है न जाने कितने केमिकल उसमें डाले जाते हैं। यदि केमिकल का नाम मैं लूंगा तो दरअसल उसको जान भी नहीं पाएंगे कौन कौन सा केमिकल है उसको साफ करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बहुत सारी चीज़ें डालती हैं उसको रिफाइन करने के लिए। यही रिफाइन है। जो काला तेल है, जो काला पेस्ट है, किसका मैंने बताया आपको, जो सूरजमुखी का तेल हो गया या फिर सोयाबीन का, सोयाबीन को जो काला पेस्ट है, उस कालेपन को दूर करने के लिए उसमें जो है एक केमिकल मिलाया जाता है, जो एक पेट्रोलियम पदार्थ है। जो पेट्रोल को जब शोधन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, देखिए यहाँ भी रिफाइन है, क्योंकि यहाँ प्रेस जो मिनरल ऑयल आता है कंपनियों में, तो उसको रिफाइन किया जाता है, उसको शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद जो अच्छी क्वालिटी निकलती है वो नेचुरल गैस होती है। उसके बाद पेट्रोल निकलता है, उसके बाद डीजल ऑयल निकलता है, उसके बाद केरोसिन ऑयल निकलता है, उसके बाद पैराफिन निकलता है, उसके बाद जो है डामर निकलता है, जिसको ब्लैक ब्लैक आप देखते हैं, जिससे सड़कें बनती हैं। उसके बाद जो है हेक्सिन निकलता है। हेक्सिन एक तरह का पैराफिन है, एक तरह का केमिकल है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इस हेक्सिन का प्रयोग जो है सोयाबीन ऑयल को रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां प्रयोग करती हैं। तो वो उसी पेस्ट में, जो सोयाबीन का पेस्ट था, उसमें मिलाती हैं, और ताकि उसमें जो है गंध है, जो कालापन, उसका दूर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसको ऑर्डरलेस बनाने के लिए, उसको स्वादहीन बनाने के लिए हेक्सिन का प्रयोग किया जाता है। और फिर उस तेल में से हेक्सिन की बदबू को निकालने के लिए, हेक्सिन तो एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ है, उसको बाहर निकालने के लिए फिर से अलग से केमिकल मिलाया जाता है। और इस प्रोसेसिंग में जो है करीब 3 से 4 बार उस तेल को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, करीब 70 से 80 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो आपको बता दूं, आप किसी भी तेल को जितनी बार ज़्यादा गर्म करेंगे, जितना ज़्यादा हीट करेंगे, उससे जो है ट्रांस फैट बनेगा। और यह ट्रांस फैट जो है आपके हार्ट डिजीज के लिए, आपके ब्लड वेसल्स में ट्रांस फैट जाके चिपक जाता है उसकी दीवारों में, और वहीं पर जो है क्लॉटिंग शुरू होती है। इसलिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मैंने आपको रिफाइन करके बताया, रिफाइन ऑयल के बारे में। तो ये जितने भी चीज़ें आप देखते हैं, ये सब रिफाइन करके, रिफाइन ऑयल के नाम से जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब मार्केटिंग है, रिफाइन करके बनाया जाता है। और इसका आपके प्राकृतिक जीवन शैली से कोई लेना देना नहीं है। आप इसका प्रयोग यदि कर रहे हैं तो जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जागरूकता बहुत ज़्यादा फैल गई है। लोग अक्सर अब जागरूक हो गए हैं, अब इनका खरीद फरोख्त भी कम होता है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ घरों में लोग जो है कहते हैं कि जी मैं तो सब्जियाँ जो है ना, सब्जी सरसों के तेल में बनाता हूँ, और जो है पूड़ियाँ जब तलते हैं तो रिफाइन ऑयल में तलते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, रिफाइन ऑयल कभी भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, यह खतरे की घंटी है। आप रिफाइंड ऑयल को जल्द से जल्द अपने किचन से बाहर निकाल दीजिए। आपको पूड़ियाँ भी तलनी है तो आप सरसों के तेल में ही तलिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर उसके बाद
लोग दाल में तड़का लगाते हैं रिफाइंड ऑयल का, उसको भी मत लगाइए, बिल्कुल खतरनाक है। आपको कहीं ना कहीं जो है आपने उसका प्रयोग कर लिया, 5 साल भी प्रयोग कर लिया, तो आपका हार्ट समझ लीजिए कि 30% 40% खराब हो जाएगा। आपके ब्लड वेसल्स में उतनी क्लॉटिंग हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लॉटिंग धीरे धीरे होती रहती है। जब आपकी उम्र जो है 40 साल, 45 साल, 80 साल, 70 साल तक होगी, 60 साल तक होगी, जब आप हल्का सा भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको जो है थकावट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो जो चिपचिपा पदार्थ है रिफाइंड ऑयल का आपके ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो गया है। इस तरह से जब सरसों का तेल भी आप अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो भी जाके जमता है। ऐसी बात नहीं है कि सरसों का तेल जो है क्या कहते हैं सती सावित्री है कि वो बिल्कुल फिट है, ऐसा कुछ नहीं है। सरसों का तेल भी ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जाके आपके ब्लड वेसल्स में जमा होगा, क्योंकि उसमें कैलोरी वैल्यू होती है ना। मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम फैट से जो है 9 कैलोरी मिलता है। जब कैलोरी ज़्यादा आप खाएंगे, फैट से ज़्यादा कैलोरी लेंगे, तो कैलोरी आपके पेट में जब स्टोर होता है तो फैट के रूप में ही स्टोर होता है। फिर वो ज़्यादा कैलोरी, आप जैसे मान लीजिए आपको 1800 से 1900 कैलोरी की जरूरत है दिन भर में, आप ले रहे हैं 2500 कैलोरी, तो बाकी का जो कैलोरी है वो फैट के रूप में आपके बॉडी में स्टोर होता रहता है। पहले पेट के आसपास स्टोर होगा, फिर आपके बटक में, फिर आपके पीठ में, फिर आपके चेहरे में, फिर आपके गले में, गर्दन के आसपास, फिर आपके पैरों में, हर जगह जो है ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से जो है ये भेज दिया जाता है और वहीं हर आर्गन में ये डिपॉजिट होने लगता है। जब आपकी लिवर में डिपॉजिट हो जाता है फैट, तो उसको कहते हैं फैटी लिवर। फैट लीवर में सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको कहते हैं फैटी लिवर। या लिवर सिरोसिस की बीमारी होती है तो लीवर आपका काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको जॉन्डिस हो गया, आपको हेपेटाइटिस हो गया। ये सब बीमारियों का नाम है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी का कोई नाम नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही नाम है, विजातीय पदार्थ। जो भी गंदगी आपके शरीर में आती है, अब वो गंदगी आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसको कहते हैं विजातीय पदार्थ। ये सारी विजातीय पदार्थ जो है आपको बीमार करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मैंने रिफाइंड ऑयल के बारे में बताया। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी जी डॉक्टर साहब, जरा ये बताइए कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि पाम ऑयल, आजकल तेल में पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, तो पाम ऑयल क्या होता है? मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कृपया इसे विस्तार से बताएं। पाम ऑयल जो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके देश का ही तेल नहीं है। बहुत पहले आप जब शास्त्रों में पढ़ेंगे, आयुर्वेद का कोई भी चरक संहिता पढ़ेंगे या सुश्रुत का संहिता पढ़ेंगे, या मैंने जो पढ़ा हुआ अष्टांग हृदयम ऋषि बाघभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। अब उस कितनी पुरानी है इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कहीं भी मैंने देखा है कि ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है वो जो उसमें कहीं भी पाम ऑयल का जिक्र नहीं है, या कहीं भी नहीं है कि पाम ऑयल क्या होता है। पाम तो खैर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ताड़ का तेल इस तरह का जिक्र नहीं। हाँ, नारियल का तेल का जिक्र है। नारियल का तेल अलग चीज हो गया, जो साउथ में प्रयोग करते हैं वो अलग चीज होगा। यहाँ पाम ऑयल जो है एक प्रकार का पाम ट्री होता है, जो नारियल के ही फैमिली से आता है। उसके बीज से जो है तेल निकाला जाता है, जो आपके यहाँ पैदा नहीं होता है। ये जो है खास तौर से जो अरब के देश हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, अफ्रीका वाले देश हो गए, और फिर खास तौर से मलेशिया हो गया जो एशिया में है, आपके पड़ोसी देश हैं उधर, इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पे जो है खास तौर से आज की डेट में मलेशिया और इंडोनेशिया में लगभग पूरे विश्व का 80 से 90% पाम ऑयल का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। पाम ऑयल जो है एक प्रकार का नारियल की तरह दिखने वाला पौधा होता है, लंबा लंबा। इसमें छोटे छोटे साइज के बीज आते हैं। उस बीज को फिर से वही प्रोसेसिंग, जो अखाद्य तेल है जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, उसको फिर से रिफाइनरी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, उसको जो है पेराई करती हैं, उसको पेस्ट बनाती हैं, फिर उसमें बहुत सारा केमिकल डाला जाता है, फिर उस केमिकल से जो है उसको रिफाइन करके जो है जो तेल निकलता है उसको कहते हैं पाम ऑयल। ये जो है बहुत सस्ता मिलता है। एक जो आप बता रहे थे पेपर में निकलता रहता है कि पाम ऑयल का इतना प्रयोग हो रहा है। इसका इतना प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि ये एक जब रिफाइन करके पाम का ऑयल तैयार किया जाता है, तो वो जो है एक तो उसमें कोई गंध नहीं होता, पहली बात, उसमें कोई स्वाद नहीं होता, दूसरी बात, और ये चिपचिपा थोड़ा से कम होता है, तीसरी चीज। 3 क्वालिटीज होती है पाम ऑयल में, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, टेस्टलेस यानी स्वादहीन, और उसमें कोई कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। अब चिपचिपाहट इसमें कम होती है। तो ये 3-4 तरह की जो क्वालिटी होती है, इसी का जो फायदा उठाकर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पाम ऑयल तैयार करती हैं और उनको बेचती हैं मार्केट में। तो क्या पाम ऑयल को डायरेक्ट खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पाम ऑयल को डायरेक्ट आप नहीं खा सकते हैं। तो फिर किस लिए बनता है पाम ऑयल का? दरअसल जो बड़ी मार्केटिंग होती है, वो जो प्रसाधन के ब्यूटी का जो फील्ड है,
क्रीम व्रीम जो बनाया जाता है, उसमें दवाइयाँ बनाई जाती है, उसमें जो है इसका प्रयोग होता है। लेकिन चालाकी देखिए इसमें ये हुआ कि विगत कुछ करीब 30-40 साल पहले, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, तो इसको जो है वही मोगेम्बो की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अब जैसे आप एक बात मैं बता दूं आपको, जो भारत में रिफाइंड तेल बनाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम फॉर्च्यून है, धारा है, उस पर उसकी कंपनी का नाम देखिएगा, उस पर लिखा होगा अडानी विल्मोर, WIL विल्मोर, अडानी विल्मोर। तो आप जब देखेंगे अडानी विल्मोर, अडानी तो आपके यहाँ आपके देश की कंपनी, आप सोचेंगे अडानी साहब की कंपनी है, गुजरात के अडानी साहब है, उनकी कंपनी है। लेकिन विल्मोर कौन है भाई? ये विल्मोर जो है वही विदेशी है, जो आपके यहाँ फंड लगा के केमिकल फार्मूला लागू करके आपको ये रिफाइंड, ये पाम ऑयल का तेल किस तरह से प्रयोग करना है इसका, ये उत्पादन करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। तो आज की डेट में मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अडानी विल्मोर कंपनी है, जो फॉर्च्यून तेल ब्रांड के नाम से जो है तेल का उत्पादन कर रही है, रिफाइन ऑयल का, उसमें जो निवेश देखेंगे तो उसमें जो है आज की डेट में करीब 70% जो निवेश है विल्मोर कंपनी का है। शुरू में जब शुरू हुआ था 50% का शेयर वैल्यू थी इसकी, 50% जो है अडानी साहब का था, 50% जो है विल्मोर कंपनी की थी। विल्मोर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सिंगापुर की है। तो उसने जो है जब भारत में कंपनी खोला अडानी के साथ मिलकर, तो जो है अब जो उसका शेयर वैल्यू देखेंगे इस कंपनी में, तो 70% शेयर वैल्यू जो है विल्मोर की है और 30% अडानी साहब की है। क्योंकि अडानी साहब तो बहुत सारे काम करने लगे हैं, अडानी पोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें उनकी है, तो उस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे। तो इन कंपनियों का मेन फोकस होता है आपको बेवकूफ़ बनाना, आपको ऐसी चीज़ों को परोसना जो आपके जीवन शैली के लिए बहुत ही घातक है। आपको उससे कैंसर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसका फायदा जो है डॉक्टर लोग दूसरी तरफ से उठाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में दवाई तैयार की जाती है, डॉक्टर्स लोग इनके एजेंट होते हैं, इनकी पढ़ाई पढ़ते हैं और वो दवाई लिखते हैं, फिर चारों तरफ से मिलकर ये पैसा कमाते हैं। सारे मोगेम्बो का खेल रचा हुआ है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने जो है आपको बताया। पाम ऑयल के बारे में और बता दूं कि पाम ऑयल में जो है, जैसे कि मैंने सरसों का तेल और पाम ऑयल के बीच में जब आप कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा तेल अच्छा है, तो उसके जब केमिकल उसमें देखेंगे केमिकल वैल्यू, केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, तो पाम ऑयल में भी जो है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। लेकिन पाम ऑयल में जो सैचुरेटेड फैट होता है ये 45% पाया जाता है, और लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है पाम ऑयल में। जबकि वहाँ जब बात की थी हमने सरसों के तेल में, तो सरसों के तेल में जो अनसैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा था, सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम थी। लेकिन यहाँ पे जो है सैचुरेटेड फैट 45% की मात्रा में है, और वहाँ पे जब देखेंगे तो 10 से 12% ही सैचुरेटेड फैट था। इसलिए जो है आपके हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही फायदेमंद है, चाहे पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो, चाहे मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो, चाहे अनसैचुरेटेड फैट हो। तीनों फैट जो है अनसैचुरेटेड जो होती है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका भी प्रयोग करेंगे तो नुकसान है, लेकिन आप थोड़ा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी इसको झेल सकती है, आराम से डाइजेस्ट हो सकता है। तो यही कारण है कि जो पाम ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट कम होता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। यही सैचुरेटेड फैट जो है आपके हार्ट डिजीज के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और यही सैचुरेटेड फैट जो है जो एनिमल प्रोडक्ट्स होता है उसमें भी पाया जाता है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट में भी फैट होता है। आप गाय का आप जो है इसका चिकन खाइए, बकरे का मांस खाइए, अंडा खाइए, सब में कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें। अब एक भ्रम मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी फैट है जो है। तो एक भ्रम आप देखिएगा कि एक बात आपको बता दूं कि पौधों से प्राप्त होने वाली जितनी भी फैट हैं, जितने भी तेल हैं, तेल मतलब तेल नहीं पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स में आप जो बीज खाते हैं उसमें वॉलनट्स खाते हैं, काजू खाते हैं और बादाम खाते हैं, तो उसमें जो मूंगफली का दाना खाते हैं तो उसमें जो फैट है उसके भीतर जो है ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। ट्राइग्लिसराइड केमिकल होता है जो आपके हार्ट डिजीज के लिए जिम्मेदार होता है। और जब आप जानवरों से प्राप्त होने वाला फैट लेते हैं, चाहे चिकन खा रहे हैं, चाहे मटन खा रहे हैं, या
कोई अन्य जानवर का कोई पार्ट खा रहे हैं या अंडे खा रहे हैं, क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त हो, चाहे दूध खा रहे हैं, इवन दूध की भी बात कर रहा हूँ मैं, दूध भी जो है जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन है। दूध भी किसी पेड़ से तो नहीं निकलता है ना, कि आपने पेड़ को काट दिया उसमें से दूध निकल रहा है आप उसको पी रहे हैं। हाँ, रबड़ का प्लांट होता है, जो लैक्टेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, तो वो अलग चीज हो गया, उसको आप खा नहीं सकते, वो खाती है। रबड़ के प्लांट से जो मिल्क निकलता है उसको रबड़ बनाते हैं ना, उससे उसको आप खा नहीं सकते, वो अलग बात होगी। तो ये नहीं है कि दूध जो है आप किसी पेड़ में ले गए वहां से दूध के ले आए, ऐसा नहीं है, जानवर से प्राप्त होता है। तो उस दूध में भी जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जो पौधों से निकलने वाले जो बीज हैं, उन बीजों से जो तेल निकलता है उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का सोर्स जो है अलग अलग है। कोलेस्ट्रॉल आता है जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन से, और ट्राइग्लिसराइड मिलता है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन से। और दोनों चीज जो है खतरनाक है आपके शरीर के लिए। ये नहीं कि दोनों चाचा भतीजा है, दोनों चाचा भतीजा मिलकर काम करते हैं। जब दोनों अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो आपको जो है बीमारी हो जाएगी। इसलिए जब आपने भी कई बार मैंने आपका रिपोर्ट देखा है, आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है देखेंगे कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। 250 रुपये का टेस्ट है। जब आप इसको करवाएंगे तो उसमें आप तो देखा जाता है कि लिपिड मतलब फैट, कितने प्रकार का फैट है उसमें आप देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, उसकी वैल्यू होती है। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है 200 के नीचे आपकी वैल्यू होनी चाहिए, वो अच्छी मानी जाती है। तो 200 के ऊपर किसी की कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब जो है वो मांस वाला पदार्थ ज़्यादा खा रहा है, जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन ज़्यादा खा रहा है। कहने का मतलब यह है कि वो दूध भी खा रहा है तो जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन है। यदि कोई कहता है जी मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता, मैं अंडे नहीं खाता, मैं मछली नहीं खाता, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी, भैया आपको भी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होगी। क्यों? क्योंकि आप दूध खा रहे हैं ना। दूध को तो आपने शाकाहारी भोजन मान लिया, लेकिन साइंस नहीं मानता ना। हम लोग नहीं मानते दूध शाकाहारी भोजन है। दूध आता कहाँ है? देखिए उसका सोर्स क्या है। साइंस क्या कहता है? फूड के 2 तरह के सोर्स हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट बेस्ड सोर्स। तो दूध बताइए किस सोर्स से आता है? दूध आता है एनिमल सोर्स से, गाय भैंस से दूध आता है ना, बकरी से दूध आता है। तो दूध जो है एनिमल सोर्स है। तो अब मैंने अभी बताया कि एनिमल सोर्स में जो है जो प्राप्त होता है फैट, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए शाकाहारी लोगों को भी जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा मैंने देखा है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल 300, 400, 500, 600। जो शाकाहारी हैं, जिन्होंने कभी मांस नहीं खाया अपने लाइफ में, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल 400, 500 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो दूध का सेवन कर रहे हैं। दूध एनिमल प्रोडक्ट है, तो साइंस की भाषा में दूध जो है मांसाहार है। इसको समझिए आप। तो वही जब आप ट्राइग्लिसराइड जब आपका बढ़ता है, तो जो शाकाहारी लोग होते हैं जो दूध का भी सेवन नहीं करते हैं, तो उसमें यदि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो इसका मतलब वो तेल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। और ये दोनों चाचा भतीजा। आपके बॉडी में जो लीवर है ना, लीवर एक ब्रेन है, वो कारखाना है। लीवर क्या काम करता है? सभी चीजों को समय जो है कन्वर्ट कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड को कोलेस्ट्रॉल में बदल देगा, कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा। ये उसके अंदर फैक्ट्री में ये काम होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम अति कर देते हैं, अति इतना ज्यादा कर देते हैं कि लीवर बेचारा भी काम करना बंद कर देता है। वो कहता है भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अब आराम करूंगा, अब मुझे फैटी लीवर हो गया है, अब मेरे लीवर में सूजन हो गया है, अब मेरा लीवर जो है सिरोसिस हो गया है, अब हम कुछ नहीं काम करेंगे। अब तुम जरा से भी तेल खाओगे मैं उसको डाइजेस्ट नहीं करूंगा, नहीं तो ट्राइग्लिसराइड में बदलूंगा, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल में बदलूंगा, पड़ा रहेगा इस तरह से। जाओ, तब आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कहते हैं भैया तेल वाला चीज मत खाना, क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा है आपका। लीवर काम कैसे करेगा? आपने तो अत्याचार करके जो है लीवर सिरोसिस करवा दिया है, तो लीवर आराम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है होती है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो है भर भर के होता है। सरसों के तेल में भी ध्यान दीजिएगा, सरसों के तेल में ट्राइग्लिसराइड पाया जाएगा। लेकिन ये कंपनियां आपको बेवकूफ कैसे बनाती है देखिएगा। यही अडानी विल्मोर की कंपनी फॉर्च्यून, देखिएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कहिएगा, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। आप यही अडानी विल्मोर की कंपनी फॉर्च्यून के ऊपर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। अब बताइए कितनी मूर्खता है इसमें। मेरे वीडियो को डॉक्टर भी देख रहे होंगे, साइंस में पीएचडी करने वाले भी देख रहे होंगे, वकील लोग भी देख रहे होंगे, इंजीनियर लोग भी देख रहे होंगे, मास्टर लोग भी देख रहे होंगे। आप तो खुद एक मास्टर हैं। तो आप बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये, धूर्तता है ये तेल को बेचने का। अब उनको पता है कि लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जागरूक हो गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज होती है, ठीक है जी। तो अब वो क्या लिखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे मूर्खों, जब मैंने बताया
कि प्लांट बेस्ड तेल में कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता, उसमें तो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल तो मूल रूप से होता ही नहीं है ना, तो उसमें लिखने की क्या जरूरत है, वो तो होगा ही नहीं, एक्चुअल में नहीं है उसमें कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें लिखने की क्या जरूरत है। वो तेल क्या जो धारा तेल है, फॉर्च्यून तेल है, क्या अडानी विलमोर जो है दूध से तेल निकालते हैं क्या, ये जानवरों से तेल निकालते हैं क्या, नहीं निकालते ना, वो तो पौधों से तेल निकाल रहे हैं ना, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लिखने की क्या जरूरत है या नहीं है, तो बात ही खत्म हो गया, नहीं होगा वो तो, फिर लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना है, तो हम लोग मूर्ख बन के रिफाइन का तेल प्रयोग कर रहे हैं, भैया इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हमें हार्ट डिजीज नहीं होगा। अरे भैया तुम्हारा भतीजा बैठा हुआ उसमें ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, लेकिन चाचा तो नहीं है, भतीजा है ना, वो आपको हार्ट डिजीज करेगा। तो ऐसे लोगों को जो है ट्राइग्लिसराइड पड़ जाता है भयंकर रूप से, 400-500 जो होना चाहिए 150, ट्राइग्लिसराइड का लिमिट 150 का, 150 के नीचे होगा तो आप फिट होंगे। मैं भी एक्चुअली मैं नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, मैं किसी भी लिमिट को नहीं मानता। यदि आप जीवन शैली नेचुरोपैथ के हिसाब से जीते हैं तो आपका मेडिकल का, आज का जो मेडिकल है, इसका कोई भी पैरामीटर आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब मेरे ऊपर ही देख लीजिए, मैं पिछले 6 साल से नेचुरल जीवन शैली जी रहा हूँ, प्राकृतिक जीवन शैली, और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाता हूँ। तो आप मेरा जब बीपी चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर मेरा चेक करेंगे, तो मेरा बीपी आएगा 105 से लेकर 110 हमेशा। क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर में जो आप जाएंगे तो कहेंगे इनको तो भाई लो बीपी है ना। एक्चुअल तो 120-80 होता है, 120 ऊपर वाला, 80 जो है नीचे वाला, डायस्टोलिक सिस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है 120, डायस्टोलिक जो है 80, 120/80 होता है नॉर्मल, लेकिन मेरा है जो है 105/80। तो आपकी भाषा में तो मैं बीमार हो गया, मुझे लो बीपी है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है मुझे। इसलिए मैंने कहा कि जो आप यदि नेचुरल लाइफ स्टाइल से जिएंगे तो इनका मेडिकल का कोई भी पैरामीटर, टेस्ट का कोई भी पैरामीटर आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा। उनके हिसाब से आप बीमार है, मैं उनके पास जाऊं तो मुझे लो बीपी की दवाई देंगे, हालांकि लो बीपी की कोई दवाई होती नहीं है, वो घोषित कर देंगे कि आपको लो बीपी है, ऐसा कोई समस्या मुझे है नहीं। तो इस तरह से ये प्रपंच जो है चला आ रहा है, सब मोगेम्बो का खेल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा कि मोगेम्बो कौन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। जी जी जी, अंतिम प्रश्न है कि तब हम तेल का सही विकल्प क्या है, कृपया आप मुझे बताएं कौन सा तेल हम चुने, सही विकल्प आप बताएं कि तेल का सही विकल्प क्या है। देखिए, फिर मैं इस प्रश्न का जवाब जो है, या आपने पहला प्रश्न पूछा था उसी से मैं आपको दिया था, लेकिन फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दोबारा दे रहा हूँ। जो तेल, जो भोजन, तेल के लिए नहीं, मैं सभी चीज़ों के लिए बात कर रहा हूँ, जो तेल, जो भोजन, जो फल आपका सीजन का हो, आपके रीजन का हो, आपके वेदर कंडीशन के अनुसार हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ लोकल हो। मोदी साहब का एक नारा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक थीम है, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। जो लोकल चीज़ें हैं उसी को आपको यूज करना है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उसके 500,000 किलोमीटर के दायरे में जो तेल उत्पादित हो रहा है वो आपका किचन में प्रयोग करने वाला तेल है। जिसमें मैंने आपको बताया, आप यदि उत्तर भारत में हैं तो सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, बहुत महंगा है, उसको छोड़ दीजिए, अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। और तीसी का तेल हो गया, एपी जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, उसका आप प्रयोग करें। यदि आप साउथ में रहते हैं तो साउथ में जब जाएंगे तो वहाँ पे सीधी सी बात है, कोकोनट ऑयल है, बहुतायत में मिलता है, तो कोकोनट ऑयल का प्रयोग कीजिए। आप वेस्ट में जाएंगे, गुजरात में और राजस्थान के कुछ भागों में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे जो है बादाम का तेल हो गया, मतलब मूंगफली के दाने का तेल हो गया, उसका लोग प्रयोग करते हैं तो वो अपना कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन आप जो है महाराष्ट्र का देख के वहाँ का बादाम का तेल उत्तर भारत के लोग खाना शुरू कर देंगे तो उनको अनडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, उनको कब्ज की शिकायत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, न जाने कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप साउथ का, आप रहते हैं उत्तर भारत में, आप रहते हैं बनारस, गाजीपुर, बलिया, इधर पंजाब, हरियाणा में, आप यूज करते हैं साउथ का देख के नारियल का तेल प्रयोग करते हैं। नारियल का तेल 1000 रुपये 800 रुपये लीटर है, आप उसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर जो है उसके लिए हैबिचुअल नहीं है, ये अप्राकृतिक हो जाएगा। यही प्राकृतिक और अप्राकृतिक चीजें हैं, जो चीजें आपके आसपास है वो प्राकृतिक चीज है। तो जो आपका प्रश्न था कि हमें कौन सा तेल खाना चाहिए, तो आप देख लीजिए आप भारत के किस भूभाग में रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, उस रीजन के हिसाब से जो तेल प्राप्त होता है, जो तेल धरती से उपजाया जाता है, मतलब जो पौधे धरती से उपजाया जाता है, उनके बीजों से जो तेल बनता है, उस तेल का आप प्रयोग अपने खाने में करें तो बेस्ट है उत्तर भारत वालों के लिए सरसों का तेल। ये इसका, लेकिन एक बात इसमें मैं भी आपको जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो सरसों का तेल है उसको आप मार्केट से कभी मत खरीदिए। मोगेम्बो की जो फैक्ट्रियाँ हैं ना, ये कभी भी आपको अच्छी चीज़ नहीं देंगी।
आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, अच्छी से अच्छी ब्रांड का, मार्केट में कभी भी आपको ओरिजिनल तेल नहीं मिलेगा। तब करना क्या है? करना ये है कि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास देखिए, घूमिए फिरिए, तो आपको कोई ना कोई स्पेलर, मशीन से निकालने वाला तेल, कोल्हू वाला बैल के तेल के चक्कर में मत पड़िए, ये सब मिलेगा नहीं आपको। पता चल रहा है कि भारत के किसी एक कोने में कोई कोल्हू का तेल लगा के, बैलों के तेल लगा के बेच रहा है, तो वो 600-800 रुपये लीटर पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा। मैंने कहा कि जो प्राकृतिक चीज़ है, जिसको जो आसानी से मिल जाए, उसके चक्कर में पड़िए आप। तो आप जाइए, कोई स्पेलर हो, मशीन भले ही मशीन से निकाल रहा हो, लेकिन निकालेगा शुद्ध। तो सरसों वो अपने सामने जो है सरसों का बीज खरीदिए, वो अवेलेबल करवाते हैं सब। वो उसके पास जो है तेल पहले से भी निकाला हुआ रहेगा, उस दुकान के पास जो जाएंगे ना, जहाँ तेल निकलता है, वो पहले से ड्रम में जो है तेल निकाल के रखा रहता है, उसके ऊपर भी विश्वास मत कीजिएगा। वो क्या करता है, पाम ऑयल भारत में मिल रहा है, पूरा आ रहा है, तो वो मिलता है 60 रुपये किलो, और तेल मिल रहा है 220 रुपये किलो। तो क्या करेगा कि वो आप नहीं देखेंगे, पहले से जो है आधा सरसों का तेल, आधा पाम ऑयल उसमें मिला देगा, मिक्स कर देगा। अब मैंने आपको बताया पाम ऑयल की जो है असलियत, वो टेस्टलेस है, वो ऑर्डरलेस है, कोई गंध नहीं है, चिपचिपाहट उसमें कम होती है। जब उसमें कोई गंध नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे हम सरसों का तेल ही खा रहे हैं, जबकि उसमें आधी मिलावट पाम ऑयल की है। इसलिए जो है उनके ऊपर कभी विश्वास मत कीजिए। उनसे कहिए कि सरसों का तेल मेरे आंखों के सामने आप तौलो, मेरे आंखों के सामने 10 किलो 15 किलो निकालो और उसका तेल मुझे दो। यदि ऐसा कोई कोल्हू वाला करता है, कोई स्पेलर वाला करता है जहाँ तेल निकलता है, तो आप उसके पास जाइए, मिल जाएंगे। ईमानदार लोग हैं, आपसे पैसे लेंगे, वो कहेंगे जी आपसे 10 रुपये ज़्यादा लूँगा, दे दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपये दे के आपको 1 लीटर शुद्ध तेल मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने आंखों के सामने जाइए, चीज़ मैंने आपको बताई, आपकी सुविधा के लिए आप करिए, लेकिन उनके ऊपर कभी विश्वास मत कीजिएगा। आप मुझे ले लीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पिछले 6 साल से, जब से प्राकृतिक चिकित्सा में आया हूँ, तब से मैं अपने आँख के सामने जाता हूँ, वो मुझे देखते ही समझ आते हैं कि आप आ रहे हैं डॉक्टर साहब, अब इनको जो है शुद्ध सरसों के तेल से तेल चाहिए इनको। तो सरसों के बीज को निकालते हैं, मेरे आंखों के सामने डालते हैं, और एक टीम में 50 किलो डालते हैं, एक टीम जो है 15 लीटर का तेल होता है, मैं लेकर घर चला आता हूँ। क्या इसमें दिक्कत आ रही है? पैसे तो आपको देने ही है ना। जो तेल आप दुकान से खरीद रहे हैं, आप वहाँ पे जाके ले लीजिए। बस ये है कि थोड़ी सी दूर आपको चल के जाना पड़ेगा भाई। स्वास्थ्य पाने के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। ये वो भूल जाइए कि अजगर चेक करे न चाकरी, सबके दाता राम। ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपको रोगों से बचाना है, अपने बच्चों को हेल्थ को सुधारना है, अपने बच्चों के दिमाग को विकसित करना है। आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज और न जाने कितनी और सारी बीमारियां होती हैं, थायराइड, नई बीमारियां आ रही हैं। ये सारी बीमारियों से बचना है तो आप शुद्ध सरसों का तेल प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। क्या मिलेगा, क्या विकल्प है, मैंने आपको बताया। आप दुकानदार के ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिए, भले ही दुकानदार आपके घर का क्यों ना हो। प्रॉफिट सबको चाहिए। हर व्यक्ति जो है अठन्नी में से 5 पैसा बचाना चाहता है, बचाएगा भी, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस पॉलिसी है भाई। बचाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। तो आपको क्या देखना है कि जो शुद्ध चीज मिल रही है, शुद्ध चीजें आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद जी। इसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सबको प्राप्त हो सके। हम फिर जो है दूसरे वीडियो में मिलेंगे। फिर से एक बार पुनः आपको नमस्कार।